नमस्कार, स्वागत आप सभी का। आपके साथ मैं हूं पुनीत और आप देख रहे हैं इवनिंग एजेंडा। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। एमपी में जहां एक तरफ विधानसभा चुनाव की सरगर्मियां काफी तेज हैं, वहीं हथियार तस्कर बेखौफ नजर आ रहे हैं। हथियार तस्कर जो है, हालिया कुछ दिनों में पुलिस की सख्ती से कहीं हथियारों का जखीरा मिल रहा है तो कहीं अवैध हथियारों की फैक्ट्री चल रही है। पुलिस की नजर हथियार तस्करों पर टेढ़ी है। आपको अलग अलग तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर भिंड से आई, जहां पर अवैध हथियारों की बड़ी खेप पकड़ाई है। वहीं दूसरी तस्वीर में आपको आ रहा होगा कि हथियार के साथ 2 तस्कर पुलिस की गिरफ्त में आए हैं। बड़वानी में नशे के सौदागरों पर पुलिस लगातार शिकंजा कस रही है। ग्वालियर में क्राइम ब्रांच ने 5 हथियार तस्करों को पकड़ा है। धार और बुरहानपुर में भी अपराधियों पर लगाम लगाने की कोशिश में पुलिस लगी है। प्रदेश के 5 शहरों का हाल क्या है, उसकी तस्वीर आप देख पा रहे हैं। तो एमपी में बड़ी संख्या में हथियारों की जब्ती की गई है। ये 5 तस्वीरें भिंड, बड़वानी, धार, ग्वालियर और बुरहानपुर की आपको दिखा रहे हैं। भिंड में आज हथियार पकड़े हैं, पुलिस ने बड़ी मात्रा में हथियार पकड़े हैं। 2 दिन पहले ग्वालियर और धार में भी ऐसी ही कार्रवाई देखने को मिली थी, जब बड़ी मात्रा में हथियार पकड़े गए थे। ग्वालियर में तो जो हथियार तस्कर जो पकड़े गए थे, उनसे पता चला था कि वो खरगोन से लाकर ये ग्वालियर में हथियारों की सप्लाई किया करते थे और कट्टा जो है 10,000 और पिस्टल 30,000 रुपए में उसका उन्होंने मूल्य तय करके रखा था। इसके पहले भी इंदौर में भी एक बड़ा खुलासा हुआ था। हथियार तस्कर जो हैं, उनका कई सारे गैंग जो हैं, उनसे उनके ताल्लुक निकलकर सामने आए थे, उनसे उनके संपर्क निकलकर सामने आए थे और वो तो सोशल मीडिया के जरिए हथियारों की खरीद फरोख्त का काम किया करते थे। ग्वालियर की तस्वीर, भिंड की तस्वीर, बड़वानी की तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। इसके अलावा धार की तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं और बुरहानपुर में भी नशे के सौदागरों के खिलाफ पुलिस ने शिकंजा कसा है और वहां भी पुलिस ने कड़ी कार्रवाई की है। रवि रमन संवाददाता भिंड के हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सीधे उन्हीं के पास चलते हैं, उनसे जानकारी लेते हैं इस पूरे मामले में। रवि रमन, जैसे ही चुनाव करीब आ रहे हैं, पुलिस जो है उसकी चेकिंग और उसने अपने जो सोर्स हैं उनको सक्रिय करना शुरू कर दिया और हम देख रहे हैं इसका नतीजा यह है कि बड़ी मात्रा में हथियार पकड़े जा रहे हैं। क्या जानकारी आज जो पुलिस की कार्रवाई हुई उसको लेकर? पुलिस, मैं आपको बताऊं कि ये बहुत बड़ी अब तक की बड़ी कार्रवाई बताई जा रही है भिंड पुलिस के द्वारा, जिसमें एसपी मनीष खत्री और नवागत एडिशनल एसपी जो संजीव पाठक है, उनके द्वारा लगातार पूरे जिले भर के थाना प्रभारी और अनुविभागीय अधिकारियों को सक्रिय कर दिया था। लगातार सूचना तंत्र विकसित कर दिए गए थे। उसी मुखबिर की पुख्ता सूचना के आधार पर बरासो थाना प्रभारी जो हैं CPS चौहान और साइबर सेल पुलिस की मदद से उनको मुखबिर की सूचना प्राप्त हुई कि गोपालपुरा जो है उसके पास 2 व्यक्ति बैग में रखकर अवैध हथियार लेकर जा रहे हैं, जिस पर पुलिस ने जब दबिश दी तो वहां मौके पर 2 आरोपी पकड़े गए हैं। उन दोनों आरोपियों से 2 बैग जो थे, उन बैगों में 27 कट्टे, 2 पिस्टल और 7 जिंदा राउंड और कुल मिला के 39 अवैध हथियार पकड़े गए हैं। और ये सारे जो हथियार हैं वो देसी हैं, हाथ से बनाए हुए हैं और लगातार जो पुलिस है वो उन दोनों आरोपियों को धर दबोच लिया है और दोनों ही आरोपियों से पुलिस लगातार पूछताछ कर रही है। कहां से लाए थे, कुछ पता चला कि ये हथियार कहां से ला रहे थे, कहां से इनको सप्लाई होती थी? ये बताया जा रहा है कि ये जो बॉर्डर है, चूंकि भिंड दोनों राज्यों का बॉर्डर है, तो लगातार दोनों राज्यों के आवागमन लगातार बना रहता है। उसी दरमियान ये दोनों ही जो युवक हैं वो अवैध हथियार लेकर आ रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं ये जो बरासो थाना क्षेत्र के अंतर्गत गोपालपुरा आता है, वहां पर इन दोनों आरोपियों को पुलिस ने पकड़ लिया है और इनसे अभी पूछताछ लगातार कर रही है पुलिस। ठीक है, आप हमारे साथ बने रहिए। पंकज शुक्ला बड़वानी से हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बड़वानी में भी पुलिस ने कार्रवाई की है, वहां क्या कुछ खुलासा हुआ है, पुलिस ने कैसे शिकंजा कसा है, पूरी जानकारी पंकज हमें हमारे संवाददाता दे रहे हैं। पंकज, क्या जानकारी? पंकज, आपको आवाज मिल पा रही है? तो
बदमाशों के मंसूबों पर पुलिस पानी फेर दे रही है, चाहे वो नशे के सौदागर हों, चाहे वो हथियारों के सौदागर हों। अवैध हथियारों की तस्करी करते हुए और नशीला सामान जो है उसकी तस्करी करते हुए पुलिस लगातार जो लोग हैं, बदमाश हैं, उन पर कार्रवाई कर रही है। और चुनावी साल है, लेकिन सवाल यह है कि कहां से इतनी बड़ी संख्या में हथियार आ रहे हैं? क्या प्रदेश की फिजा बिगाड़ने की तैयारी है? अगर है तो ये कौन कर रहा है? कहां से ये पूरी सप्लाई हो रही है? इसके पीछे कौन सा नेक्सस जो है वो काम कर रहा है? कोई दहशत फैलाने की तैयारी तो नहीं है? ये कई सारे सवाल इस मामले को लेकर खड़े होते हैं, जिस तरीके से लगातार खुलासे दर खुलासे होते जा रहे हैं। हमारे सहयोगी भिंड से हमारे साथ जुड़े हुए थे, उन्होंने बताया कि किस तरीके से मध्य प्रदेश में भिंड में कार्रवाई हुई है। सुशील हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सीधे उन्हीं के पास चलते हैं। सुशील, ग्वालियर में भी 2 दिन पहले बड़ी कार्रवाई देखने को मिली और अब भिंड से भी खबर आ रही है, धार से भी खबर आ रही है। सवाल कई सारे खड़े हो रहे हैं कि इतनी मात्रा में हथियार आ कहां से रहे हैं? पुलिस की ठीक है, पुलिस तो फौरी कार्रवाई करती है, हथियार तो पकड़ लेती है, लेकिन आ कहां से रहे? सप्लाई कहां से हो रही है सब? बिल्कुल, देखिए, जैसे ही चुनावी वक्त नज़दीक आता है, ग्वालियर चंबल अंचल में अवैध हथियारों की आमद लगातार बढ़ जाती है। पुलिस भी ये मानती है कि जितने लाइसेंसी हथियार है ग्वालियर चंबल अंचल में, उससे 5 गुना ज़्यादा अवैध हथियार मौजूद रहते हैं। और ये हथियारों का जो सबसे बड़ा गढ़ है वो मध्य प्रदेश के निमाड़ इलाके से खरगोन सहित अन्य जो ज़िले हैं वहाँ से अवैध हथियार ग्वालियर चंबल अंचल में आते हैं। उसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि एक तो अवैध हथियार जो खरगोन इलाके से आता है वो बेहद सस्ता होता है, क्योंकि कट्टा 2 से 3 हज़ार रुपये में मिल जाता है। उस कट्टे को यहाँ लाकर तस्कर 10 से 12 हज़ार रुपये में बेच देते हैं। ऐसे ही पिस्टल जो है वहाँ 7 हज़ार से लेकर 10 हज़ार रुपये तक उपलब्ध हो जाती है, वो यहाँ 25-30 हज़ार रुपये में बेचते हैं तस्कर। तो तस्करों को भी बड़ा मुनाफा होता है। दूसरा, ग्वालियर चंबल अंचल में जब भी चुनाव होते हैं तो अवैध हथियारों का इस्तेमाल ज़्यादा होता है, क्योंकि लाइसेंसी हथियारों से विवाद के दौरान इस्तेमाल करने से व्यक्ति पुलिस केस में भी उलझता है और तमाम तरह की परेशानियों से उसे जूझना पड़ता है। यही वजह है कि हथियार जो अवैध होता है वो चुनाव में धमकाने के लिए या चुनाव को प्रभावित करने के लिए, अपना पक्ष में माहौल बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और यही वजह है कि ये उस इलाके से आते हैं। बड़ी कार्रवाइयाँ कई बार होती है, लेकिन ठोस जो नतीजा है उसमें पुलिस का यही कहना है कि खरगोन इलाके में घर घर हथियार बनाए जाते हैं। ऐसे जो तस्कर है उनके यहाँ तो कार्रवाई करना बड़ा परेशानी वाला होता है, क्योंकि ये सिर्फ एक जगह संगठित कोई फैक्ट्री नहीं है, ये घर घर जो है लेकिन हैरानी की बात ये है सुशील कि जब पुलिस को ये जानकारी लग रही है कि खरगोन में हथियार तैयार हो रहे हैं, तो वहां पर क्यों ना एक मुखबिर तंत्र इतना मुस्तैद किया जाए कि वहां से हथियार निकल ही ना पाए। ग्वालियर तक पहुंच जाता है, बदमाशों को पकड़ा जाता है, मुखबिर खबर करते हैं, तब पुलिस पकड़ लेती है। नहीं तो न जाने कितने हथियार ऐसे तस्करी करके लाए जा रहे होंगे, वो पता ही नहीं चलता होगा। जो पकड़ में आता तब पता चलता कि खरगोन से आया। बिल्कुल सही बात है कि ऐसी स्थितियां पुलिस के सामने बनती है, क्योंकि पुलिस का अगर मुखबिर तंत्र देखे तो वो कहीं ना कहीं कमजोर है। और ये जो हथियार के सौदागर है, चाहे खरगोन अंचल की बात करें या ग्वालियर चंबल अंचल में, तो कहीं ना कहीं इनको संरक्षण भी प्राप्त होता है। यही वजह है कि ये जो अवैध हथियार है लगातार खरगोन इलाके से यहाँ निर्बाध तरीके से आ जाते हैं। हालांकि जब भी पुलिस को सूचना मिलती है तो कार्रवाई के तौर पर तस्करों को पकड़ा जाता है, हथियार भी बरामद किए जाते हैं। लेकिन ये जो आंकड़ा अगर देखें तो ये 2% आंकड़ा भी नहीं होता है जो अवैध हथियार आते हैं उनकी धरपकड़ का। तो कितनी बड़ी तादाद में हथियार आते हैं ये इससे समझा जा सकता है कि अभी ग्वालियर पुलिस ने 12 कट्टे और पिस्टल 2 दिन पहले ही बरामद किए थे। तो समझ सकते हैं कि अगर 100 में से 2 जो तस्कर है उनको ही दबोचा जाएगा तो बाकी जो लोग हथियार यहाँ सप्लाई करते हैं वो कितनी बड़ी तादाद में सप्लाई करते हैं। तो निश्चित तौर पर पुलिस का मुखबिर तंत्र भी कम है। इसके अलावा जो इन तस्करों को और जो बिचौलिए हैं इनको संरक्षण जो प्राप्त है कहीं ना कहीं रसूख का, चाहे वो राजनीतिक रसूख हो या फिर और दूसरा धन बल का, बाहुबल का रसूख हो, वो जरूर इनको संरक्षण देता है, जिससे पुलिस भी जो है माकूल कार्रवाई कर नहीं पाती। एक चीज और सुशील मैं आपसे समझना चाह रहा हूं कि ये जो कट्टे ज्यादा संख्या में या पिस्टल जो है वो ज्यादा संख्या में पकड़ी जाती हैं, कारतूस जो है वो कम संख्या में पकड़े जाते हैं, तो फिर ये खाली कट्टों का कैसे ये मैनेज किया जाता है? जो खरीदार है क्या उसको कारतूस की जरूरत नहीं पड़ती या कहीं और से कारतूस होता है, सप्लाई होता है, कैसे होता है ये सब, थोड़ा सा बताइए।
बिल्कुल, देखिए अलग अलग जो पिस्टल और अलग अलग जो कट्टे आते हैं उनके कारतूस भी अलग अलग बोर के होते हैं। चूंकि जो तस्कर होता है वो जब हथियार लेकर आता है तो वो कारतूस उतनी ही मात्रा में लाता है जितनी मात्रा में वो जो राइफल पिस्टल या कट्टा है उसका डेमो बताने के लायक ही अपने साथ कारतूस लेकर आता है। क्योंकि पहली प्राथमिकता होती है कि हथियार को मौके पर पहुंचाना, जहां डिलीवरी करना वहां पहुंचाना। कारतूस दूसरी खेप में जाता है, इस तरह की भी बातें सामने आती है। क्योंकि पहले हथियार पहुंचाए जाते हैं और उसके बाद जब चुनावी माहौल होता है या उनकी ज़रूरत पड़ती है तो उतनी मात्रा में कारतूस भी बाद में सप्लाई होते हैं। तो निश्चित तौर पर कारतूस की संख्या जो कम रहती है वो इसी वजह से कम रहती है कि किसी तरह का ज़्यादा जोखिम ना रहे, और इस जोखिम से बचने के लिए संभवतः कारतूस बाद में भी सप्लाई किए जाते हैं या स्थानीय स्तर पर भी मुहैया होते हैं हथियार खरीदारों को, और हथियार तस्कर भी इनको उपलब्ध कराने के लिए संभवतः दूसरी बार में। ठीक है, मैं लौटूंगा आपके पास। नवीन हमारे सहयोगी धार से जुड़े हुए हैं, पंकज शुक्ला हमारे साथ बड़वानी से जुड़े हुए हैं। पहले पंकज मैं आपके पास आता हूं, नशे की खेप यहां पर पकड़ी गई, क्या जानकारियां इसके पीछे पुलिस को मिली हैं और पुलिस इस मामले में आगे क्या कार्रवाई कर रही है, आपके पास क्या जानकारी? जी पुलिस, जिस तरीके से जो मामले पूरे सामने आए हैं उसमें एक बात तो स्पष्ट हो गई है कि जिस तरीके से ब्राउन शुगर बड़वानी तक पहुंचा है उसका एक सबसे बड़ा माध्यम जो है वो पंजाब है। और पंजाब में यहाँ से जो बड़वानी से हथियारों की खेप पंजाब जाती है तो एक कनेक्शन जो है साफ तौर से बना हुआ नजर आ रहा है कि एक तरफ से जो है ड्रग्स बड़वानी जिले में आती है और दूसरी तरफ वही जो तस्कर हैं वो यहाँ से हथियारों की खेप लेकर के पंजाब जाते हैं, जहाँ पर मतलब यहाँ जितने कम दामों में उन्हें मिलती है उससे ज्यादा कहीं दामों पर वो जाकर के पंजाब में उस हथियारों को बेचते हैं। और एक बड़ी बात मैं पुनीत बताना चाहूंगा कि पुलिस का जो मुखबिर तंत्र है वो तो बहुत ज्यादा सक्रिय है, लेकिन दिक्कत ये है कि बड़वानी जिले की जो भौगोलिक स्थिति है वो पहाड़ी क्षेत्र है, नदी नाले हैं। ऐसी स्थिति में ये लोग हर बार अपना जो जगह है, जो हथियार बनाने का स्थान है वो बदल लेते हैं। कहीं खेतों में बनाते मिलते हैं, कभी ये लोग जहाँ हथियार बनाते हैं वहीं उन्हें गाड़ देते हैं। साथ ही एक बड़ी चीज है कि महाराष्ट्र सीमा से सटा हुआ है बड़वानी जिला। ये लोग कोई भी तो इसको सुधारने की भी तो जरूरत है। ये अगर ये पता है, आप भौगोलिक परिस्थिति की बात बता रहे हैं तो ये तो पता होगी जिम्मेदारों को, जो देख रहे हैं व्यवस्थाओं को, उनको समझ में आना चाहिए, उस हिसाब से उपाय भी ढूंढने चाहिए। ठीक है, नवीन मेहर हमारे संवाददाता धार से जुड़े हुए हैं, उनके पास चलते हैं। नवीन, धार से भी खबर आई, धार से तो जो आपने खबर बताई 2 दिन पहले भी बड़ी संख्या में पकड़ा है, उसके अलावा 150 के आसपास हथियारों की खेप अब तक 1 महीने में पकड़ी गई है। जी हाँ, बिल्कुल बताना चाहूंगा कि धार में भी अवैध हथियारों के खिलाफ जो है बड़ी कार्रवाई हुई है। अभी 3 दिन पहले जो है यहाँ पर एक युवक को जो है पुलिस ने हिरासत में लिया था। दमोह का युवक जो है वो पकड़ा गया था कुक्सी से, और उसके पास में जो है 30 जो है देशी कट्टे, पिस्टल के साथ ही रिवॉल्वर और जिंदा कारतूस भी बरामद हुए थे। और उसी की निशानदेही के आधार पर जो है पुलिस ने वापस से कार्रवाई करी, और 2 दिन बाद में जो है पुलिस ने ग्राम मतलब जो है बाकानेर में भी कार्रवाई करी है, और साथ ही बाकानेर के जंगल में एक जो है फैक्ट्री भी उन्होंने पकड़ी है। तो कुल पिछले 1 माह की यदि बात की जाए तो 133 अवैध हथियार जो है पुलिस ने बरामद किए हैं, और ये जो है चुनाव से पहले पुलिस की बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है। पुलिस की बड़ी कार्रवाई चुनाव से पहले मानी जा रही है, लेकिन इसका नेक्सस जो फैला हुआ है इसको ध्वस्त करने की बहुत जरूरत है। बहुत शुक्रिया आप तीनों सहयोगियों का इस खबर पर जानकारी देने के लिए। मोदी सरकार देश में चुनाव सुधार की दिशा में कदम बढ़ाती दिख रही है। कहा जा रहा है कि एक देश एक चुनाव का कानून बनाया जा सकता है। इसके लिए पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के नेतृत्व में समिति का गठन किया गया है। सवाल यह है कि क्या विपक्षी गठबंधन इंडिया को इस पहल से चिंता होनी चाहिए। चर्चा भी यह भी कि क्या विपक्षी गठबंधन इंडिया के लिए मोदी का चक्रव्यूह है, 1 नेशन 1 इलेक्शन का आइडिया। देश में एक साथ होंगे चुनाव, केंद्र ने बनाई कमेटी, किसे फायदा किसे नुकसान, 1 नेशन 1 इलेक्शन। देश में एक बार फिर एक देश एक चुनाव की बात जोरों पर होने लगी है। इस बार केंद्र ने एक कमेटी भी बना दी है। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को इसका अध्यक्ष बनाया गया है।
केंद्र सरकार ने 18 सितंबर से 22 सितंबर तक संसद का विशेष सत्र भी बुलाया है। संभावना है कि सत्र में केंद्र सरकार एक देश एक चुनाव पर बिल भी ला सकती है। केंद्र की बनाई कमेटी एक देश एक चुनाव के कानूनी पहलुओं पर गौर करेगी, साथ ही इसके लिए आम लोगों से भी राय लेगी। इस बीच भाजपा के अध्यक्ष जेपी नड्डा पूर्व राष्ट्रपति कोविंद से मिलने उनके आवास पर पहुंचे। एक देश एक चुनाव पर पक्ष और विपक्ष की अपनी अपनी राय है। वन नेशन वन इलेक्शन के फायदे, पैसे की बर्बादी रोकना, बार बार चुनाव से छुटकारा, नहीं रुकेगी विकास कार्यों की गति, काले धन पर लगेगी लगाम। वन नेशन वन इलेक्शन के पक्ष में कई तर्क दिए जाते हैं। पीएम मोदी खुद कई बार कह चुके हैं कि बार बार चुनाव होने से पैसों की काफी बर्बादी होती है। 1951-52 के पहले लोकसभा चुनाव में 11 करोड़ रुपए खर्च हुए थे, जबकि 2019 के लोकसभा चुनाव में करीब 60,000 करोड़ रुपए खर्च हुए। इसके अलावा करीब करीब हर साल कहीं ना कहीं किसी राज्य में विधानसभा के भी चुनाव होते हैं। इस पर भी भारी भरकम खर्च होता है। साथ ही पूरी मशीनरी साल भर किसी न किसी चुनाव में व्यस्त रहती है। वन नेशन वन इलेक्शन से एक ही वोटर लिस्ट होगी और देश के संसाधन विकास कार्यों में योगदान देंगे। बार बार चुनाव होने से आचार संहिता भी लग जाती है। इससे सरकार नीतिगत फैसले नहीं ले पाती और विकास के कार्यों पर ब्रेक लग जाता है। एक तर्क ये भी दिया जाता है कि इससे काफी हद तक काले धन पर रोक लगेगी। और हर 2 महीने पर आचार संहिता, अब 3 राज्यों में चुनाव होंगे, कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो जाएगा। उन 3 राज्यों में कोई विकास का काम नहीं हो सकता है। तो अगर सभी चुनाव अगर एक साथ अगर होते हैं तो विकास की गति भी तेज होगी, खर्च भी बचेगा और मतदान का जो प्रतिशत है उसमें भी भारी वृद्धि होगी। और देखिए, देश का मतदाता बहुत जागरूक है। उसके मालूम है कि विधानसभा में किसको वोट देना, लोकसभा में किसको। एक देश एक चुनाव के आइडिया के विपक्ष में भी कई तर्क दिए जा रहे हैं। कुछ लोगों का कहना है कि इससे राष्ट्रीय और क्षेत्रीय दलों में मतभेद बढ़ सकते हैं। इससे राष्ट्रीय पार्टियों को फायदा हो सकता है, जबकि रीजनल पार्टियों को नुकसान होने की आशंका है। दूसरी बात यह है कि अगर लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ होंगे तो नतीजे आने में काफी देर होगी। इससे राजनीतिक अस्थिरता बढ़ेगी, जिससे आम जनता को नुकसान होगा। एक बड़ी आशंका ये भी जताई जा रही है कि पूरे देश में एक ही पार्टी का शासन हो सकता है। वन नेशन वन इलेक्शन के नुकसान, राष्ट्रीय और क्षेत्रीय दलों में मतभेद बढ़ सकते हैं। इससे सिर्फ राष्ट्रीय पार्टियों को फायदा हो सकता है। इससे रीजनल पार्टियों को नुकसान होने की आशंका है। नतीजे आने में देरी होगी तो राजनीतिक अस्थिरता बढ़ेगी। पूरे देश में एक ही पार्टी का शासन हो सकता है। है तो देश को भटकाने का काम ना करें। ये आप देख रहे हैं लगातार जब से इंडिया समिट शुरू हुआ है 9 साल तक इनको किसी तरीके का दुख या दर्द अपनी बहनों के लिए नहीं हुआ। 450 पे छाती पीटने वाले लोग 1150 तक सिलेंडर का दाम लिया और 200 रुपए कम कर राहत की सांस बता रहे हैं। चलिए, जनता का फायदा हुआ, खुशी की बात है। दूसरे दिन अनाउंस कर दे स्पेशल सेशन होगा। अरे भाई साहब, किस बात का स्पेशल सेशन होगा? वन नेशन वन इलेक्शन की वकालत लॉ कमीशन भी कर चुका है। लॉ कमीशन ने 2018 में एक रिपोर्ट पब्लिश की थी। इस रिपोर्ट में उसने देश में एक चुनाव कराए जाने की ये कहते हुए वकालत की थी कि एक चुनाव देश के प्रशासनिक, आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए मुफीद होंगे। लॉ कमीशन ने कहा था कि एक देश एक चुनाव इसलिए फायदेमंद होगा क्योंकि ये देश को लगातार चुनावी स्थिति में पड़े रहने से बचाएगा। ये जो भी प्रोसीजर है, एक्ट जो भी बनेगा वो पार्लियामेंट में पेश होगा और उस पर डिस्कशन होगा। अपोजिशन के, इनके सबके जो है उसमें जो भी हैं आइडियाज हैं, जो उनके सबमिशन है, सब लिए जाएंगे और उसके बाद ही तो एक्ट पास होगा। तो क्या इस एक्ट को चुनौती दी जा सकती है या इस एक्ट को सुप्रीम कोर्ट में और हाई कोर्ट में कहीं भी चुनौती दी जा सकती है? इस साल कुछ राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं। अगले साल लोकसभा चुनाव की बारी है। सभी दल अपनी तैयारियों में जुटे हैं। विपक्षी गठबंधन INDIA भी मुंबई में 2024 की रणनीति बना रहा है। विपक्षी दलों में भी वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर एक राय नहीं है। ऐसे में केंद्र सरकार की गुगली विपक्षी दलों को मुश्किल में डाल सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत, खबरों का सिलसिला जारी है। Headlines presented by
पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग